ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। और सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, जहाँ पे मैं अभी हूँ वहाँ पे थोड़ा नॉइज़ पोल्यूशंस है थोड़ा, तो आप मैनेज कर लेना, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि जो पहली जो वीडियो में सर ने बेसिक चीज़ें बताई थी, वो चीज़ें हम रिपीट यहाँ पे नहीं करेंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात है, जो चीज़ें कवर नहीं हुई थी वो चीज़ें हम आज कवर करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना ज़रूरी है। वो ये है कि आपको पता है जो आपकी इंटरव्यू होगी वो ऑफ़लाइन होगी। और सबसे पहले आसिफ सर, आपकी आवाज़ रुक-रुक के आती है। इंटरनेट कनेक्टिविटी। ओके, ओके। अब जा रही है सर आवाज़? हाँ, इट इज़ स्लाइटली बेटर। हेलो? या हाँ, बेटर। हाँ, तो मैं ओके, ओके। मैं ये बता रहा था कि जो आपका इंटरव्यू होगा वो ऑफ़लाइन होगा, और ऑफ़लाइन में सबसे बेसिक चीज़ें जो आपको पता होना ज़रूरी है वो ये है कि जो इंटरव्यू आपका होगा सेम काइंड ऑफ जैसे यूपीएससी इंटरव्यू होता है, सेम आपको वो फीलिंग आने वाली है। क्योंकि वहाँ पे जो पैनलिस्ट होंगे वो ऑलमोस्ट सारे सिलेक्टेड होंगे यूपीएससी में। इवन इवन स्टेट पीसीएस, कोई आईएएस होंगे, कोई आईपीएस होंगे, तो आपको वो वाली फीलिंग आएगी। सबसे पहली बात। दूसरी है कि जो पैनल होंगे वो 4 लोग होंगे। हो सकता है 5 भी हो सकता है, किसी में 3 भी हो सकता है, लेकिन 4 जनरली रहते हैं पैनल में। और ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा क्योंकि वो लोग सिलेक्टेड होते हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस भी होता है उनके पास। उसके बाद हम आते हैं एवरेज टाइम पे, ठीक है। जो हमारा एवरेज टाइम रहेगा आप लोगों का इंटरव्यू का, वो जनरली 20 मिनट रहता है। हो सकता है किसी का 15 मिनट हो सकता है किसी का 25 मिनट हो, लेकिन ऑन एवरेज 20 से 25 मिनट आपका एवरेज टाइम होने वाला है। उसके बाद हम आते हैं लैंग्वेज पे, जिस लैंग्वेज में आप इंटरव्यू दोगे। इसमें हम बस इतना कहना चाहेंगे कि अगर किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो काफ़ी अच्छा बोल लेते हैं, चीज़ों को रिप्लाई दे पाते हो, या फिर मतलब एट द टाइम जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप चीज़ों को सही तरह से आंसर दे पा रहे हो, तो डेफिनेटली आप इंग्लिश में देना। अदरवाइज़ जो इंग्लिश चला हुआ है आप इंग्लिश में दो, नो इशू है। क्योंकि कोई भी लैंग्वेज दो, लैंग्वेज वहाँ पे बैरियर नहीं होता, क्योंकि वो काफ़ी हेल्पफुल और कोऑपरेटिव लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो कोई एक आप लैंग्वेज चूज़ कर लो जिसमें आप कंफर्ट हो, ठीक है। उसके बाद आता है ड्रेस कोड का। तो ड्रेस कोड में अगर मैं बॉयज़ के लिए अगर बताऊँ, तो कोई अगर स्काई ब्लू शर्ट पहन ले और ब्लू पैंट पहन ले, राइट। उसके बाद या वाइट शर्ट पहन ले या ब्लैक पैंट पहन ले, राइट। और भी जनरली जैसे मैंने शुरू में बताया यूपीएससी की तरह आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो सेम प्रोसीजर जो होता है ड्रेस कोड का वही आपको फॉलो करना है यहाँ पे। और टाई वगैरह आपको अच्छे से पहनना है। और सबसे पहले अगर आपका इंटरव्यू सेशन मॉर्निंग में है तो आप कोशिश करेंगे कि 1 आवर 30 मिनट पहले पहुँचने की, क्योंकि सर ने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि फर्स्ट कम फर्स्ट वाला सिस्टम है वहाँ पे। तो आप जो पहले आएँगे उसी हिसाब से वहाँ पे डेस्क जमा होके फिर आपका इंटरव्यू कॉल होता है, राइट। तो कोशिश करना आप टाइम से पहले पहुँचने की। और उसके बाद जब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नंबर आ गया इंटरव्यू के लिए, तो जब आप अंदर जा रहे होते हैं, तो कभी-कभी क्या होता है कि हम चीज़ों को छोटी-छोटी चीज़ का ख़्याल नहीं रखते, लेकिन आपको रखना पड़ेगा। जैसे आप अंदर जा रहे हो तो आपको पूछ कर जाना है, चाहे हिंदी कोई किसी में पूछ सकते हो, मे आई कम इन सर, जो भी हो। तो फिर जैसे आप अंदर जाते हो, तो वहाँ पे जो चेयर होती है, राइट? तो चेयर पे बैठने से पहले 2, 4, 5 सेकंड 2 सेकंड आप खड़े रहना। आपको हो सकता है वो आपको बोले आप बैठ जाएँ, अगर नहीं बोले तो आपको पूछना है। अदरवाइज़ वो आपको चेक भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चले गए, तो थोड़ा-सा वो 2-3 सेकंड आपको वेट करते हैं, अच्छा आप आए या डायरेक्ट बैठ गए। तो गलत इंप्रेशन जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो सब सिलेक्टेड लोग होते हैं। और उसके बाद जब आप चेयर पे बैठ लो, हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट वो ये है कि अगर आपने एज़ अ इंटरव्यू में जैसे हम चेयर पे बैठते हैं, एक पर्टिकुलर उसका ये होता है कोड होता है, तो उसको आप फ़ॉलो कर लेना। कभी क्या होता है कोई जिम वगैरह वाला होता है तो थोड़ा-सा सीना निकाल के, या फिर कोई कमज़ोर है तो सीना ऐसे नहीं, एकदम प पर्टिकुलर जैसे इंटरव्यू में बैठते हैं। जैसे मैंने बताया कि यूपीएससी इंटरव्यू की तरह होगा, तो सेम उसी की तरह आप देख लो, घर पे प्रैक्टिस कर लो। ताकि और उसके बाद जब इंटरव्यू शुरू हो तो आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट रहना है और आई कॉन्टैक्ट बना के रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 पैनल है, कोई एक सवाल पूछा जा रहा है आपसे एक ही तरफ से, तो उसको पर्टिकुलर आई कॉन्टैक्ट में हल्का-सा मुस्कुराते हुए फिर आंसर देना है। और दूसरी चीज़ ये, एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है, जहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा थोड़ा-सा स्पीक लाउडली आपको बोलना पड़ेगा। रीज़न ये है
कि जहाँ पे वो पैनलिस्ट बैठते हैं और जहाँ पे आप बैठोगे थोड़ा काफ़ी 2-3 मीटर का गैप होता है, 3 मीटर समथिंग। तो उस 2 ढाई 3 मीटर का गैप होता है, तो उसमें आप कोशिश करना कि इतना आवाज़ जितना उसको मतलब समझ में आ जाए कि आप क्या बोल रहे हो। कभी-कभी क्या होता है आपने जवाब दे दिया, वो फिर से आपसे पूछते हैं, अच्छा क्या बताया आपने? तो गलत एक्सप्रेशन जाता है तो इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? ये जो मैं अभी तक बताया हूँ ये जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशंस है, ये आपको मतलब पता होना ज़रूरी है आपको इंटरव्यू से पहले। अब आते हैं इंटरव्यू में कैसे इंट्रोडक्शन होगा आपका, कैसे पूछा जा सकता है, क्या-क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, तो मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपका इंट्रोडक्शन होगा, जनरली इंट्रोडक्शन 2 तरह के होते हैं। जैसे आप जब अंदर जाते हो, जो मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई ये मतलब आपको पता होना ज़रूरी है और आपको ख़्याल में रखना है ये चीज़ें। उसके बाद इंट्रोडक्शन 2 तरह से होते हैं, या तो आप डायरेक्ट आपको बोल देंगे कि अच्छा आपका ये नाम है, तो डायरेक्ट वो क्वेश्चन पे जंप कर जाएँगे। जनरली ये तरह का इंटरव्यू ना जामिया आरसी में होता है क्योंकि वहाँ पे टाइम कम होता है, रैपिड फायर की तरह। लेकिन आतिया में ऐसा नहीं है, आतिया में आपको 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट वो आपका टाइम लेते हैं इंटरव्यू में, तो उस हिसाब से हो सकता है वो मोस्टली यही होता है 90% कि वो आपसे एक इंट्रो पूछे, ठीक है? इंट्रो में इंट्रो आपका सवाल ये होगा कि मैं इंट्रो मतलब कैसे देना है, क्या देना है, तो वही सेम यूपीएससी वाला आपको फॉलो करना है। चाहो तो आप गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो, एक छोटा-सा शॉर्ट इंट्रो आपको रेडी रखना है, मतलब रटा-रटाए रेडी रखना है। और उसमें 2 चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा इंट्रोडक्शन में। पहली चीज़ ये है, अगर कोई अचीवमेंट है, अचीवमेंट में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी स्टेट की प्रीलिम्स क्वालीफाई करी है, मेंस करी है या फिर यूपीएससी करा है आपने, राइट? या फिर आप किसी जॉब में थे, एमएनसी में थे, या एक्सपीरियंस है या लीडरशिप क्वालिटी है, या आप फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हो, तो ये भी आपको अपने इंट्रो में मेंशन करना है। थोड़ा-सा 2-3 लाइन 1-2 लाइन एक्स्ट्रा इंट्रो देना है। अदरवाइज़ अगर ये सब अचीवमेंट नहीं है तो डोंट वरी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बस अपना इंट्रो जो इंट्रो है आपका वो शॉर्ट कर देना है, ठीक है? जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप देख लेना आपका क्या अचीवमेंट है और क्या नहीं है। उसके हिसाब से आप इंट्रो अपना रेडी रखना, ठीक है? अब इंट्रो के बाद कुछ चीज़ें जो उनका डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, वो होता है यूपीएससी अटेम्प्ट के ऊपर। यूपीएससी आपने दिया है, कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट हो गए, है ना? आपका फेल होने का रीज़न क्या है ना? आपका अचीवमेंट क्या है? आपने ग्रेजुएशन फॉर एग्ज़ाम्पल इंजीनियरिंग में करी और आपने ज्योग्राफी ऑप्शन ले लिया, तो उस पे भी सवाल हो सकता है। आप आरटीआरसी क्यों जॉइन करना चाहते हो? ये जो मैं 4-5 पॉइंट बताया हूँ, इसमें अपना व्हाय रेडी रखना है, ठीक है? व्हाय यूपीएससी, व्हाय मतलब आईएएस जो भी है, या फिर व्हाय आरटीआरसी है, व्हाय फेल या व्हाय अचीवमेंट, मतलब ये सारी चीज़ें व्हाय रेडी रखना। और व्हाय रेडी रखने में मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहता हूँ आप लोगों को, कि व्हाय में ना कोई मैकेनिकल आंसर मत लेना प्लीज़। मैकेनिकल आंसर का मतलब ये होता है कि मार्केट में जो चला आ रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, वही हम आंसर दे दें, क्योंकि वो यूपीएससी वाले सिलेक्टेड लोग हैं। वो समझ जाएँगे कि आप उसको मतलब घुमा रहे हो एक तरह से। तो आपका जो पर्सनल रीज़न है, जिसके कारण आप यूपीएससी में आए हो, या फिर जिसके कारण आप आतिया जॉइन करना चाहते हो, या फिर जिसकी वजह से आपने ऑप्शनल इंजीनियरिंग या फिर अदर के बजाय कुछ और चूज़ करा आपने, तो अपना वाई रेडी रखना, मतलब ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं, मतलब मैकेनिकल मत रखना, बस इतना मैं बोलना चाहूँगा। और दूसरा एक और चीज़, इसमें जैसे आपने अटेम्प्ट दिया और फेल हो गए, तो डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चीज़ का ख़्याल रखना है कि जब आपसे व्हाय पूछे आपने फेल क्यों हुए, क्या आपका मिस्टेक था, तो वहाँ पे आपको एक्सक्यूज़ नहीं देना है कि सर ये हुआ था तो दैट्स व्हाई मैं इस वजह से फेल हो गया। एक्सक्यूज़ तो बिल्कुल भी मत देना। आप सिर्फ़ अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफ़ाई करना कि सर ये मेरी मिस्टेक थी और मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ, होपफुली हमारा आगे बेटर होगा। इस तरह से आप आंसर देना, तो उनको लगेगा मतलब एक तरह से वे फॉरवर्ड वाला आप आंसर दे रहे हो, तो उनको थोड़ा-सा पॉज़िटिव व्यू जाएगा आपका, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं होम स्टेट पे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी स्टेट से बिलॉन्ग करते हो, तो उस स्टेट की ज्योग्राफ़ी आपसे पूछी जा सकती है, या फिर उस स्टेट में अभी जो प्रेज़ेंटली या फिर पिछले 1 मंथ से जो इश्यू चल रहा है वो पूछे जा सकते हैं। एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जबलपुर एमपी से बिलॉन्ग करता है, तो हो सकता है उससे कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। कोई हो सकता है बिहार से बिलॉन्ग करते हैं, तो बिहार से कास्ट सेंसस पूछे जा सकते हैं। इसमें हो सकता है कोई जम्मू कश्मीर से, वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, तो आफ्टर 370 वहाँ क्या सिचुएशन है, क्या बदलाव, वो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो ये बेसिक चीज़ है जो इंट्रो से के आस-पास आपसे सवाल होगी, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि ये सारे सवाल सबसे पूछे, लेकिन इतना ज़रूर है कि इसमें से कुछ न कुछ किसी न किसी से पूछे जाएँगे और पूछते रहें वो पहले, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं जीएस के क्वेश्चन पे। देखो अभी वैसे आप लोगों का इंटरव्यू कब से स्टार्ट हो रहा है, बताएँगे कोई?
हेलो? हाँ सर, मेरा स्टार्ट होगा 14 को है मेरा इंटरव्यू। नहीं, फर्स्ट So स्टार्ट from करो। 13th, the first day will be on 13th. ओके, ओके, ठीक है, जस्ट आप म्यूट कर लें। तो अब कुछ चीज़ें मैं जीएस में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं टाइम इसलिए पूछा, उसके अकॉर्डिंग आपको रेडी करना है, आपके पास टाइम काफ़ी कम है। और जीएस के कुछ टॉपिक मैं बता देता हूँ, उसको अगर आपने पढ़ रखा है तो बिल्कुल इसको रिवाइज़ मत करना, जो नहीं पढ़ रखा है उसको रिवाइज़ करना, क्योंकि जीएस के वो क्वेश्चन टारगेट करना, मतलब वो टॉपिक टारगेट करना जो करंट में चल रहा है। फॉर एग्जांपल इलेक्शन न्यूज़ में है, राइट? उसके बाद जेपीसी न्यूज़ में है, सेशन ऑफ पार्लियामेंट न्यूज़ में है, फिफ्थ शेड्यूल के डिफरेंस आपसे पूछे जा सकते हैं, गवर्नर वर्सेस इलेक्टेड सीएम के ऊपर आपका क्वेश्चन हो सकता है। और एक चीज़ और है, जो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के जो बेसिक आर्टिकल, जैसे स्टेट के आर्टिकल, यूसीसी के आर्टिकल, ये बेसिक जो आर्टिकल है, राइट, जो रीट के आर्टिकल है, ये आप देख लेना, क्योंकि क्या होता है ना, बीच में रैपिड फायर में आपसे कभी अचानक पूरा डिटेल में नहीं जाना है, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 1 से 50 के बीच में करीब 10 से 15 आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, तो वो देख लेना कौन आर्टिकल में, ठीक है? जस्ट गो थ्रू, ज़्यादा डीप में अपने को नहीं जाना। प्लीज़ म्यूट कर लें। हेलो, प्लीज़। हाँ, ओके, ठीक है। उसके बाद कुछ और मैं जीएस से रिलेटेड चीज़ बता देता हूँ, जो रिवाइज़ नहीं करा है तो आप कर लेना। जैसे मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट से ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी जैसे बजट पास हुआ है तो आर्टिकल पूछा जा सकता है, उसी के कौन से रिलेटेड, कौन से जीडीपी डेफिसिट क्या होता है, इन्फ्लेशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एक्सटर्नल सेक्टर से है, इंटरनेशनल एक्सटर्नल सेक्टर में जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट? डी डॉलराइजेशन है, उसके ऊपर पूछा जा सकता है। और ज्योग्राफी में वही लैंडस्लाइड, साइक्लोन जो चला आ रहा है, ये अगर आपने ये सारी चीज़ें रिवाइज कर रखी है तो आप ध्यान रखना कि आपको नहीं करना है, जो या फिर आपको ध्यान में नहीं है तो आप रिवाइज कर लेना, थोड़े थोड़े बस गो थ्रू कर लेना, राइट? उसके बाद ऑप्शनल में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर किसी का टेक्निकल ऑप्शनल है तो उसमें हम बिल्कुल नहीं बता रहे, क्योंकि वो ऑलरेडी टेक्निकल है। जो नॉन टेक इट मीन्स कि ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, पीएसआईआर है, जो भी इससे रिलेटेड है, तो उसमें कोई एक थिंकर आप अच्छे से रेडी कर लेना। क्योंकि क्या होता है ना कि, और बेसिक जो थ्योरीज है, मतलब ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक थिंकर कोई अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि वो पूछते हैं कि आप ऑप्शनल में क्या पढ़ा है आपने, कौन सा थिंकर आपका फेवरेट है। जैसे आप एग्जांपल कोई एक थिंकर का आप नाम लेते हो, कार्ल मार्क्स, वेबर, जो भी, तो फिर वो डायरेक्ट उसी पे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, क्योंकि वो उसको पता होता है कि ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता होगी, इसलिए वो पूछते हैं आपसे कि आपने कितना मेंस रेडी कर रखा है, अच्छा आपने क्या पढ़ा है। तो जैसा आप आंसर देते हो, उसी के ऊपर आपका फिर वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। और एक चीज़ और, ऑप्शनल के रिलेटेड जो न्यूज़ में चल रही है, फॉर एग्जांपल किसी का पीएसआईआर ऑप्शनल है, तो डेफिनेटली उससे ना इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इजराइल फिलिस्तीन का पूछा जा सकता है उससे, इंडिया का क्या कंसर्न है, जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, तो जो वुमेन सेफ्टी है, रेप कल्चर का भी आर्टिकल आया हुआ था, तो उससे ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी जो ऑप्शनल जो है आपका, उससे रिलेटेड जो न्यूज़ में चल रहा है, उस चीज़ से फोकस करो और बस एक थिंकर को रिवाइज कर लो, क्योंकि वो आपसे पूछते हैं, तो आप डायरेक्ट जब नाम लेते हो थिंकर का, तो आपसे उसी के ऊपर क्वेश्चन आंसर होता है, ठीक है? आप टेंशन मत लो, ये सारी चीज़ों को कैसे कवर करना मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है? अब आते हैं हम करंट अफेयर के क्वेश्चन पे, राइट? करंट अफेयर का क्वेश्चन जनरली ओपिनियन बेस आपका आंसर होता है। उसमें सिर्फ आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली, कोई भी न्यूज़ है, कोई भी इश्यूज़ है, उसमें इश्यूज़ क्या है पहला, उसके काउजेज़ क्या हैं दूसरा, तीसरा उसके सॉल्यूशन क्या है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ न्यूज़ का बता देता हूँ। फिर से मैं कह रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन सबसे नहीं पूछे जा सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ किसी से पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो थोड़ा-सा देख लेना इश्यू क्या है और काउजेज़ क्या है, सॉल्यूशन क्या है। तो मैं कुछ करंट अफेयर बता देता हूँ आपको। जैसे बांग्लादेश इशू में आपसे रिफ्यूजी क्राइसिस, या फिर वहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, इश्यूज़ क्या हुआ, या उससे रिलेटेड जो रिजर्वेशन इशू है इंडिया में, वो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? और सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससी एसटी, अभी जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, वो पूछे जा सकते हैं। क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होंगे अभी, उससे रिलेटेड आपसे एससी एसटी का ना पूछ के ओबीसी का पूछ लेंगे आपसे। इससे रिलेटेड आर्टिकल जो है वो पूछे जा सकते हैं आपसे, है ना? उसके बाद एमएसपी का भी इशू चल रहा है एग्रीकल्चर में, तो वो देख लेना। रशिया यूक्रेन का, इजराइल फिलिस्तीन का, इसमें जनरली जो इंटरनेशनल न्यूज़ होती है ना, उसमें जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट और इंडिया का क्या कंसर्न है, ये पूछे जाते हैं आपसे।
तो आप जो भी इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ रहे हो या आपने पढ़ा है रिवाइज की कोशिश करना इंडिया के एस्पेक्ट से समझने की। जब इंडिया के एस्पेक्ट से आप समझोगे तो आप बेटर आंसर दे पाओगे। उसके बाद हिंडरबर्ग जो रिपोर्ट आई थी वो पूछे जा सकते हैं आपसे। इंडिया चाइना इश्यूज़ है, मणिपुर वायलेंस के आपसे ये पूछ सकते हैं क्या इसके रूट कॉजेज़ हैं, जैसे माइती कुकीज़ का इशू था, देख लेना। रेल एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा है तो आपसे ये पूछेंगे कि बताओ इसके सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन भी देख लेना। लैंडस्लाइड, अर्बन फ्लड जैसे अभी तेलंगाना आंध्रा में चल रहा है, वक्फ बिल चल रहा है, आर्टिकल 370 इसलिए न्यूज़ में क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं तो मे भी वो पूछ सकते हैं। एक और जो कंट्रोवर्सी अभी चल रही है वो IC 814 जो एक मूवीज़ आई है, आप देखो अब ये मूवी नहीं देखना चाहते, ठीक है, बस ये जो मूवी आई है IC 814 इनके देखना है कि कंट्रोवर्सी क्यों है और ज़्यादा डेप्थ में जाना है, कब हुआ, क्यों हुआ, बस इतना करके ख़त्म कर देना है, ठीक। और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, क्योंकि वो जो यूपीएससी एस्पिरेंट है तो इसमें वो काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। जो फॉरेन पॉलिसी है, इस जो भी पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट जो भी है, ये आप देख लेना बेसिक चीज़ें। उसके बाद वो ऑलमोस्ट इतना ही है, रिफ्यूजी क्राइसिस मतलब करंट अफेयर में इतना ही, और आपने जो पढ़ रखा है उसको रेडी रखना है। अब मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ। आसिफ सर, आपने वक्फ बोर्ड बोला है क्या? हाँ, बोला है ना सर। हाँ, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। मैंने रोहिंग्या क्राइसिस भी हो सकता है क्या? रोहिंग्या या क्राइसिस? हाँ ऑफ कोर्स रिफ्यूजी क्राइसिस मैंने बोल दिया है। अच्छा। चलिए अगर आप रिफ्यूजी क्राइसिस पढ़ लेते हो तो आप बांग्लादेश हो, रोहिंग्या हो, आप एक ही आंसर दे सकते हो। स्कीम्स वगैरह कुछ? अ, सर स्कीम वगैरह तो मुझे नहीं लगते, हो सकता है फैम इंडिया फैम 3 की बात हो रही है, फैम 1 2 आया है, फैम 3 की बात हो रही है, तो अच्छा, मे बी क्योंकि और अभी मैं कुछ चीज़ें और बच गई है, मैं ठीक एक है। बार सर इसको ठीक। बता देता हूँ, कंप्लीट कर देता हूँ। इसके बाद जो है अब आपका सवाल होगा कि सर आपने इतने सारे टॉपिक बता दिए, इसको मतलब कवर कैसे करना है। देखो इनको इनको कवर करने का 2 तरीका है, आपके पास 2 दिन है और 2 तरीके हैं आपके पास। सबसे पहला आपका तरीका ये है कि आपने जो पढ़ रखा है, ठीक है, उस पे आप बिलीव करो क्योंकि आपने डेफ़िनेटली आपने मेंस जो रिटन है वो क्लियर कर रखा है। तो अपने नॉलेज पे फेथ करना है, उसी को रिवाइज़ करना है पहला। दूसरा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि द हिंदू का टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप है और आप गूगल भी कर लेना द हिंदू। तो द हिंदू का जैसे टेलीग्राम ग्रुप में आप जाते हो या फिर गूगल कर लेना द हिंदू लिख के, तो उसमें फिर आप देखना लास्ट 10 दिन का हेडलाइन देख लेना। आपको ये आप देखो मैं बता रहा हूँ कि आप 10 दिन का न्यूज़ देखना, तो आप पूरा आर्टिकल पढ़ने मत बैठ जाना, सिर्फ आपको हेडलाइन देखना है। और हेडलाइन में वही जो मैंने शुरू में बताया, इश्यूज काउजेज सॉल्यूशन, बस एक एक लाइन में लिख के ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल टेलीग्राम ग्रुप आपने निकाला, 10 दिन के न्यूज़ आपको दिख जाएंगे। दूसरा ये है कि अगर कोई न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ रहे हैं या फिर करंट अफेयर पढ़ रहा है तो उसको ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिपेयर है। जो नहीं जिसका न्यूज़पेपर कंटिन्यू नहीं चल रहा है तो वो ये टेक्निक फॉलो कर सकते हैं कि द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस जो भी है, उसका ग्रुप में चले जाओ टेलीग्राम पे, गूगल पे, और देख लो लास्ट 10 दिन का जो मेन जो आर्टिकल है वो क्या-क्या है, और सिर्फ ऊपर का हेडलाइन देखना है और इश्यूज़ देखना है, कॉजेज़ देखना है तो देखना है, अदरवाइज़ फिर ऐसे मूव ऑन कर जाना है आपको। उसके बाद एक चीज़ और मैं बता दूँ, आप जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, कोशिश करना उसके 1 दिन पहले का और फिर 1-2 बजे के बाद है, उस दिन का क्योंकि पता है वहाँ पे कि अच्छा आप आज कल का आपने जा सकते हैं। अच्छा ये कौन-सा हेडलाइन उस पे इम्पोर्टेंट थी? क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि वो सारे पैनलिस्ट जो है वो सिलेक्टेड लोग हैं, डेली न्यूज़पेपर वो लोग पढ़ते हैं। तो ये जितनी मैंने न्यूज़ बताए द हिंदू का 10 दिन का, वो 10 दिन उसके मतलब ध्यान में है कि ये चीज़ें चल रही हैं, तो मेबी वो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप ये चीज़ें फ़ॉलो कर सकते हो। और ये 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन आंसर पे आएँगे। पहला ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे 20 मिनट इंटरव्यू चला, आपसे 20 सवाल पूछे गए, 25 सवाल, 10 सवाल, जितने भी सवाल पूछे गए। आपने 50% बताया, 50% नहीं बताया। तो अब क्या होता है ना कि अब नहीं, जो आप सवाल नहीं बता रहे हो तो आप जवाब क्या देते हो, या तो आप कहते हो सॉरी सर या रिकॉल नहीं कर पा रहा। तो कोशिश ये करना है, ये स्मार्ट टेक्निक है कि एक तरह का मतलब जो वे है, मतलब जो रास्ता है वो फॉलो नहीं करना। फॉर एग्जांपल नहीं पता है तो एक बार सॉरी बोल दिया, दूसरी बार सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। समझ मेरी बात समझ पा रहे हो ना कि मतलब एक अगर मना भी कर रहे हैं तो टेक्निक से मना कर रहे हैं ताकि उसको ये नहीं पता चले कि ये तो हमेशा सॉरी बोल रहा है, ये हमेशा रिकॉल नहीं बोल रहा है। मतलब कभी ये बोलना है, कभी वो बोलना है, या अपनी तरफ से कुछ और चीज़ ऐड करना चाहो, मतलब स्मार्टली मना करना, वे फॉरवर्ड टाइप का, ठीक है। और लास्ट में 2-3 चीज़ और है कि अपने सेल्फ के साथ वेरी ऑनेस्ट रहना पहली चीज़ है, और बिल्कुल वहाँ तो घुमाना बिल्कुल नहीं, जो नहीं आए बता देना बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है।
और थोड़ा पता है तो थोड़ा ही एक्सप्लेन करना, क्योंकि वो लोग ना काफ़ी मतलब हेल्पफुल भी हैं और काफ़ी एक वैल्यू सिस्टम पे उनका वर्क चल रहा है पूरा। तो कोशिश करना कि जो आ रहा है वही बताना है, घुमाना नहीं, क्योंकि वो सिलेक्टेड लोग हैं। आपको मतलब 1 मिनट में जज कर लेंगे कि आप मतलब क्या आंसर दे रहे हो, क्या आंसर नहीं दे रहे हो। तो कोशिश करना है अपने जो भी आपका सेल्फ है उसके साथ ऑनेस्ट रहना है। और मैंने जो चीज़ें बताई है, चाहो तो आप वीडियो फिर से देख लेना कि कैसे करंट अफेयर को कवर करना और कितना पढ़ना है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना। ऑप्शनल में कोई एक थिंकर अच्छे से पढ़ लेना, ताकि वो पूछते हैं आपसे ऑप्शनल में क्या पढ़ा, तो आप नाम डायरेक्ट ले लो, या फिर नहीं पूछेंगे तो आप जो बेसिक बेसिक थ्योरीज है, ज़्यादा नहीं, 5 6 7 थ्योरीज वो पढ़ लेना, या फिर जो करंट में उससे चल रहा है वो पढ़ लेना। इंट्रोडक्शन अपना अच्छा रेडी करना, वाई क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हो वो रेडी रखना। चेयर पे मैंने बैठने का बताया, प्रैक्टिस कर लेना, आई कांटेक्ट का कर लेना, ठीक है। कॉन्फिडेंट रखना है, स्पीक थोड़ा लाउडली बोलना है, ठीक है। और बस ये चीज़ें मैंने और बताई। अगर किसी को इस चीज़ में अगर किसी को कोई डाउट है तो वो बिल्कुल पूछ सकते हैं, एक एक करके जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। आप लोग सवाल पूछिए, कोई भी डाउट आपको अगर है तो आप पूछ सकते हैं इस वक्त। इन्होंने जो बात बताई है ना, बस इतनी तैयारी कर लो आप। यस सर। सर क्या आप बता सकते हैं, जैसे मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री से किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं मुझसे? और हिस्ट्री में देखो, जो आपके हिस्ट्री जो ऑप्शनल है, तो कोशिश जी करना, सर। देखो एक चीज़ तो आपको पता होगी, जो अगर आपने थोड़ा, अगर आप देखो, अगर आपका ऑप्शनल रेडी नहीं है, आप पहला अटेम्प्ट देने वाले हो, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो यस ये सर। मेरा अटेम्प्ट है। अगर कह सकते इंट्रोडक्शन में ही आप बोल दोगे। एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, जैसे आप इंट्रोडक्शन में बोल रहे हो ना मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो फिर वो ऑप्शनल में ज़्यादा सवाल नहीं पूछेंगे आपसे, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। वो सिर्फ आपसे पूछे आपने का ऑप्शनल कितना रेडी है। आप ऑनेस्ट होके बता देना, सर मेरा थोड़ा रेडी है, मैं बस प्रिपेयर कर रहा एक्चुअली सर, आई हूँ। एम मास्टर्स। यस सर। हाँ हाँ, बोले बोले। जैसे मैंने मास्टर्स किया हुआ है हिस्ट्री से, तो फिर अच्छा, एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं क्वेश्चन अच्छे खासे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए आपको रेडी रहना है। ऑप्शनल के लिए तो बिल्कुल, ओके अगर आपने मास्टर कर रखा है तो रेडी रहना है आपके लिए। मैंने बोला ना, जितनी मैंने सिचुएशन आपको बताई है ना, हर सिचुएशन के लिए आपको रेडी रहना है। देखो मैं एक चीज़ आतिया के बारे में बता दूँ, आतिया फाउंडेशन के बारे में। आप अदर आरसी के बारे में जनरली वो रिजल्ट पे डिपेंड होते हैं। आतिया फाउंडेशन ऐसा नहीं है, वो रिजल्ट के साथ साथ एक पर्टिकुलर वैल्यू सिस्टम है जिसपे उसका पूरा फाउंडेशन है। तो आपको बहुत कोऑपरेट करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प हेल्प करेंगे। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि चीज़ों को सीरियस लेना है, नॉन सीरियस होके तो बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पे जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना, आपको सेम लगेगा कि मैं यूपीएससी का इंटरव्यू देने आया हूँ। डेफिनेटली आपको लगेगा, ये फील होगा, मतलब काफ़ी ऑर्गेनाइज वे में आपका इंटरव्यू होगा। तो उसी जब ऑर्गेनाइज वे में आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो आपका भी ये एक दायित्व बनता है कि आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके जाओ, चाहे वो ड्रेसअप हो, चाहे वो ऑप्शनल हो, चाहे वो नॉलेज हो। तो डेफिनेटली आपका अच्छा इंटरव्यू जाएगा। और सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना है अपने आप में, ठीक है। कॉन्फिडेंस ओके लूज सर। करना है। थैंक यू सर। ओके, और किसी का कोई सवाल है मुझे? सर इसका रिजल्ट कितने दिन में आ जाता है सर? मुझे लगता है कि 1 वीक या 10 दिन में आपको दे देंगे रिजल्ट आफ्टर इंटरव्यू, 10 दिन में तो दे देंगे। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। और गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग। सर मेरी डिग्री ये बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, तो क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? आपका ऑप्शन क्या है? सोशियोलॉजी। ओके, तो लेकिन वो मैंने शुरू में बोला ना कि वाई आप इलेक्ट्रिकल से इस पे क्यों स्विच हुए, ये सवाल आपसे ज़रूर पूछे जा सकते थे, इसके लिए आप रेडी रहना। अगर कोई इलेक्ट्रिकल का उसमें अगर कोई पैनलिस्ट है तो डेफिनेटली आपसे सवाल होगा। बट आपका वो लक, किस्मत जो कहो आप, क्योंकि मेरा सिविल इंजीनियरिंग था, तो मेरे उसमें एक पैनलिस्ट थे जो सिलेक्टेड थे, उसका भी सिविल था, तो उसने सिविल से एक क्वेश्चन बस पूछे थे हमसे। तो आप बस ये ध्यान रखना है आपको कि अगर वो पैनलिस्ट आपके स्ट्रीम का है तो डेफिनेटली आपसे सवाल पूछेगा, नहीं है तो सिर्फ वाई पूछ के वो छोड़ देगा, इससे ज़्यादा डेप्थ नहीं जाएगा। मोइन जो थे उनका क्या सर ऑप्शनल था? मोइन सर का जो ऑप्शन था वो PSIR था। वो रहेंगे पैनल में तो डेफिनेटली सर वो रहेंगे, वो इसलिए मैंने बोल दिया सारे लोग सिलेक्टेड होंगे। तो और सबसे अच्छी चीज़ मैं बताऊं,
वो सिलेक्टेड लोग हैं ना, तो आपकी जो प्रॉब्लम है या इश्यूज़ है वो आपको वो अच्छे से समझेंगे कि हाँ ये एस्पिरेंट है, क्योंकि वो फेस से वो मतलब गुजर चुके होते हैं, तो आपको वो समझते हैं। इसलिए मैंने बोला कि अच्छे से आंसर देना और कॉन्फिडेंट होकर देना, जो पता है बस उतना बताना, नहीं पता है तो स्मार्टली मना करना, सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर मैं इसको पढ़ूंगा, मतलब मैं ये पढ़ नहीं पाया, इस तरह से मतलब फॉरवर्ड लुकिंग दे के आंसर देना है, तो आपको डेफिनेटली काफ़ी हेल्प करेंगे। आपको नहीं पता होगा तो बताएंगे आगे से, ठीक है। और सर ऐसा जो नहीं आपने कि बोल और ऐसा नहीं है कि आपने 10 सवाल 20 सवाल हुआ तो 50% बताया, 50 नहीं बताया तो गलत खराब इंटरव्यू हो गया, नहीं। आप जो मना कर रहे हो ना, द वे जो वे में आप मना कर रहे हो, जिस टोन में आप मना कर रहे हो, वो टोन आपको वो देखते हैं, अच्छा ये जो मना कर रहा है ये कॉन्फिडेंट है या नहीं है। अगर उसमें आपने कॉन्फिडेंस लूज़ किया तो आप 50% जो चीज़ें हैं वही लूज़ कर जाओगे। आपको मना भी करो तो कॉन्फिडेंट के साथ एकदम अच्छे से मुस्कुराते हुए, ठीक है। तब जाके अगर आप 50% आंसर नहीं भी देते हो ना, डेफिनेटली देख लेना आपका सिलेक्शन होगा। बट सारा खेल है कॉन्फिडेंट का और ऑनेस्टी का, आप कितने ऑनेस्ट हो, कितने कॉन्फिडेंट हो, बस इस चीज़ का आप ख्याल रखना। हाँ, कोई सवाल आ रहा था? जी सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने अभी बोला कि आपने, अगर आपका डिग्री था जैसे बीटेक इलेक्ट्रिकल, लेकिन आपने शिफ्ट किया सोशियोलॉजी में, तो उसके लिए आप मैकेनिकल आंसर नहीं देना जैसे कि सब दे रहे हैं। लेकिन सर ऐसे जो मतलब रीज़न होता है वो तो यही होता है कि मैं बोलूँगा फॉर एग्जाम्पल मैंने सोशियोलॉजी इसलिए लिया क्योंकि इसमें स्कोर अच्छा मिल रहा है, इसका मटेरियल अवेलेबल है फ्रीली मार्केट में, और गाइडेंस भी अच्छी खासी है, तो यही सब मतलब आंसर्स मतलब जो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, और यही सच भी है, इसी बेस पे मैंने लिया भी है। बट सर आपने पहले कहा कि मैकेनिकल आंसर नहीं देना इस तरीके का, तो फिर कैसे इसको हैंडल करें इस क्वेश्चन को? इसके लिए मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला मैकेनिकल नहीं देना है, आपने फॉर एग्जांपल 5 किसी टॉपर का आपने शॉर्ट एक 2 मिनट का वीडियो देख लिया, उससे कुछ चीज़ें 20% पार्ट इसका निकाल लिया, 20 इसका, सबको ऑर्गेनाइज करके वो अपना आंसर बना लिया। वो मैकेनिकल तो है बट वो पूरा मैकेनिकल नहीं है, वो ऐसा लग रहा है कि नेचुरल है। किसी एक का पर्टिकुलर आप फॉलो करोगे तो ऐसा लगता है हाँ ये मैकेनिकल है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? थोड़ा सा जी कोशिश करना नेचुरल बनाने की, अगर मैकेनिकल भी है तो जिस वे में आप बता रहे हो वो नेचुरल लगे उसको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बताएं। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे मैंने अभी रिसेंटली 2024 में ग्रेजुएशन की है, तो वहाँ पर सीनियर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है या जो न्यू फ्रेशर्स हैं उनको भी मौका मिलता है सर? देखो किसी को कोई प्रेफरेंस नहीं मिलता, लेकिन एक एडवांटेज होता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले, ये ट्रुथ है और जामिया हर आरसी का ट्रुथ, क्योंकि वो एक्चुअली आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट अटेम्प्ट वाले, आपको बेसिक चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस को ज़्यादा देखेंगे, नापेंगे कि अच्छा कितने कॉन्फिडेंट हो। अगर पहला अटेम्प्ट होने वाला है तो आप फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने आप के बारे में, तो डेफिनेटली आपका निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। बट कॉन्फिडेंट हो तो पॉजिटिव जाएगा। बट कोई प्रीफर नहीं होता, अगर जो जिस तरह से आंसर देगा या फिर जिसके रिटर्न में जितने मार्क्स आए हैं और जिस तरह से वो आंसर दे रहा है, अगर वो जो पैनलिस्ट है उनको लगा कि हाँ ये कैंडिडेट हमारे लिए बेटर है। क्योंकि मैंने एक चीज़ और बताई थी कि आतिया फाउंडेशन ना रिजल्ट के अलावा उनका एक वैल्यू सिस्टम है, जैसे हेल्प टू ईच अदर, ऑनेस्टी, ये सारी उनकी वैल्यू सिस्टम है जिस पे उनका वर्क चल रहा है, सालों से चल रहा है। जब आप वहाँ जाओगे ना ये वैल्यू सिस्टम सीखोगे कि कैसे लोगों को हेल्प करना है, ऑनेस्टी रखना है, इंटीग्रिटी रखना है, अकाउंटेबिलिटी टू योरसेल्फ, ये सारी चीज़ें, तो वो उस वैल्यू सिस्टम के साथ भी आपको जज करेंगे। इसलिए मैंने बोला कि जो चीज़ें पता है वो आंसर देना, नहीं पता है तो स्मार्टली आप मना कर देना, ठीक है। ओके सर। हेलो सर। ओके, हेलो, बताएं। Sir, if they ask about coaching center, so how we handle it? सॉरी, आवाज़, कोचिंग सेंटर क्या बोला आपने? Sir, if they ask about join any coaching center or not, so then how we react, sir? आप कोचिंग के बारे में बोल रहे हो कि मैंने कोचिंग के बारे में अगर सवाल होगा तो क्या आंसर देना है? एक्चुअली आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। Yes, sir. ओके ओके, तो देखो सर ही कोचिंग का, हाँ सर इज आस्किंग कि कोचिंग अगर किसी ने ज्वाइन करी है, अगर उनसे पूछा जाता है कि आपने कोचिंग करी है पहले यूपीएससी की कि नहीं, तो उस पर क्या आंसर करना है? ओके, नहीं इसमें भी आपको आंसर देना है कि हाँ मैंने करी है, क्योंकि इससे भी आपका एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है। नहीं करी तो नो इशू, कोई मैटर नहीं है, बट अगर करी है तो बिल्कुल बताना। मैंने बोला ना, क्योंकि फॉर एग्जांपल देखो आप मना कर दोगे, ठीक है, आपसे काउंटर सवाल हो गया, तो हो सकता है 2-3 सेकंड के लिए आपका फेशियल एक्सप्रेशन बिगड़े, इतने में जज कर लेंगे अच्छा इसने फेंक दिया, समझ रहे हो। तो कोशिश करना आप जो किया है आप बता देना, मुझे ऐसा लगता है बताना चाहिए वहाँ पे,
क्योंकि वो सिलेक्टेड लोग हैं, आपके ही फेस से, हम लोग के फेस से गुजरे हुए, तो आपको वो समझ सकते हैं, आपको अच्छे से वो हेल्प कर सकते हैं। और जब आप कॉन्फिडेंट होकर सवाल का आंसर देते हो तो डेफिनेटली एक इम्पैक्ट अच्छा जाता है और फिर चांसेस ज़्यादा होते हैं उनके सिलेक्ट होने के। क्योंकि उनको भी लगता है ना कि आप अच्छे से प्रिपेयर हो, है ना, तो ये भी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला है तो उसके लिए भी अलग एडवांटेज है। तो ये है, अगर किसी का और कोई डाउट है तो पूछे, नहीं तो फिर गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग। इसमें मेरा क्वेश्चन है कि जून में से 25 सितंबर को भारत का पेपर है। मोइन, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है एग्जैक्टली, आप एक बार फिर से बताएंगे? मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा 21 सितंबर को एक झारखंड में पेपर है सर, एग्जाम, तो वो तो मैं देने जा रहा हूँ। तो उसके पहले सर मुझे इसका प्रिपरेशन करना या थोड़ा बहुत रिवीजन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सर, तो क्या ये मैं एक्सक्यूज दे सकता हूँ वहाँ पर? नहीं, एक्सक्यूज तो सॉरी सर, यू आर नॉट सर, आपकी वॉइस जो एक्सक्यूज है वो बिल्कुल। हेलो, आप जा रही है आवाज़, आ रही है? यस सर, हेलो, यस। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ एक्सक्यूज़ आप बिल्कुल मत देना, ठीक है? और आप इसमें इतना कर सकते हो कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने बताया है वो अच्छे से रेडी कर लो, इंट्रो अच्छे से रेडी कर लो, वाई रेडी अच्छे से कर लो, बस, और कॉन्फिडेंट हो जाओ, इतना कर लो आप। जब वाई आप देते हो ना, आपका आधा आधा आंसर तो वही हो जाता है। मैंने स्टेट के ऊपर बोला, स्टेट से क्वेश्चन हो सकते हैं, तो स्टेट तो ऑलरेडी आपका रेडी है क्योंकि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, राइट? तो वो आपका रेडी है। वाई अच्छे से रेडी कर लो, आपका इंट्रो अच्छे से आप रेडी कर लो, तो आप कॉन्फिडेंट रहना, तो आपका डेफिनेटली अच्छा इंटरव्यू हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, आई थिंक किसी का और कोई डाउट नहीं है ना? Hello, sir. Sir, may I know about Atia Foundation more, like classes and test series? ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपको क्लासेस की ज़रूरत है, राइट? तो जब आपका सिलेक्शन होगा तो आप जो वहाँ पे सिरान सर थे, जो भी सर है, आप उसको कह सकते Yes, हैं कि sir. मेरे को क्लास की ज़रूरत है। वो आपको एसेस करेंगे क्या सच में इसको नीड है। अगर नीड है तो वो आपको कोई एक कोचिंग का प्रोवाइड करा देंगे, जो फेमस कोचिंग है उसमें से एक प्रोवाइड करा देंगे। रहा बात टेस्ट सीरीज़ का, तो टेस्ट सीरीज़ वहाँ पे सेपरेटली होता है, पीटी के भी और मेंस के भी। जब आप जाओगे तो शुरू में आपका मेंस के टेस्ट सीरीज़ होंगे, आई थिंक अप टू जनवरी तक। उसके बाद फिर पीटी स्टार्ट हो जाता है, Yes, sir. के भी अलग सेपरेट टेस्ट सीरीज़ होते हैं। और वहाँ पे आपको सिलेक्टेड लोग मिलेंगे, काफ़ी एक्सपीरियंस लोग मिलेंगे। तो जो आपको नहीं पता है तो आप आसपास चीज़ों को देख कर, ऑब्जर्व कर कर, गलती करके सीख सकते हो, और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है वहाँ का। Okay, sir. So thank you so much.